हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, परफेक्ट। सो अपने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन, जो सेकंड चैप्टर आपका एसेट एलोकेशन का अपने कर लिए थे। तो एसेट एलोकेशन हैज बीन डिवाइडेड मेजरली इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री चैप्टर्स। कौन कौन सा? एक था ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन, जो पहला वाला चैप्टर था अंडर द एसेट एलोकेशन कैटेगरी। सेकंड वाज प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था। कैलकुलेशन बिना से एक्सेल शीट में जो अपने कैलकुलेशन कर रहे थे, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, एमवीओ वगैरह, ठीक है। थर्ड चैप्टर इज एसेट एलोकेशन विद रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स। क्या सर ये भी उतना बड़ा होने वाला है चैप्टर एज कंपेयर टू अदर टू चैप्टर्स? नो, ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर एक दो क्लास के अंदर में हो जाएगा, मे नॉट बी, इट विल टेक मे बी 3-4 क्लासेस इजिली, 3-4 क्लास तो सर लगेंगे। बट यस, कंटेंट वाइज इट्स वेरी इजी। प्लस लेवल 1 का अपने को जो बेसिक नॉलेज है उसको अप्लाई करेंगे, प्लस अभी तक जो सीखे हैं दोनों चैप्टर्स के अंदर में, वी विल अप्लाई दैट नॉलेज हियर। परफेक्ट। यहाँ पे क्वालिटेटिव बात ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। क्वालिटेटिव बात समझ में आ रहा है? रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, कि कैसे सर अपने एसेट एलोकेशन करेंगे। क्या लिखा है? विथ रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेशंस डाला हुआ है, तो सर कैसे अपने एसेट एलोकेशन मैनेज करेंगे। चीज समझ में आ रहा है? सर कितना एलओएस है इसके अंदर में? देयर आर ओनली 5 एलओएस, 1 2 3 4 5। बिफोर आई स्टार्ट कि ये एलओएस बोलता क्या है, आपको याद है? RRTTLLU लेवल 1 के अंदर में, सर उसको कौन भूल सकता है? वो तो फर्स्ट क्लास से लेकर, मतलब बोलते हैं ना, लाइफ के अंतिम तक याद रहने वाला है। RRTTLLU सर क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, क्लाइंट का रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड क्लाइंट का कॉन्स्टेंट्स। व्हाट वेयर दी कॉन्स्टेंट्स याद करने का ट्राई करो। TTLLU क्या क्या कॉन्स्टेंट्स था सर? एक था टैक्स कॉन्स्टेंट, एक था टाइम हराइजन, एक था लिक्विडिटी, एक था लीगल, एक था यूनिकनेस। TTLLU। परफेक्ट। तो सर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर क्लाइंट जो है वो अपने से पैसा मैनेज कराने आया है। सर आप कौन हो? मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूं। आप अपना पैसा मेरे से मैनेज करवाना चाहते हो, subject to certain constraints, subject to certain constraints. So as a portfolio manager, my responsibility is to ensure that while doing the asset allocation, I'll have to factor in the constraints which has been imposed by the client. सर क्लाइंट जो कंस्ट्रेंट्स बोल रहा है, सर पोर्टफोलियो मैनेजर को तो इंश्योर करना पड़ेगा ना। जब सर वो एसेट एलोकेशन चूज करेगा तो सर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है वापस से याद करने का ट्राई करो। टैक्स कॉन्स्टेंट, टाइम होराइजन, लिक्विडिटी, लीगल एंड यूनिकनेस। यहाँ पे यूनिकनेस को लेके ये लोग अलग से डिस्कस नहीं किया, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में डिस्कस कर लिया यूनिकनेस। इनफैक्ट यूनिकनेस में अगर आपको याद है अपने क्या डिस्कस करते थे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिंग। सर टोबैको कंपनीज वगैरह में नहीं लगाएंगे, आर्म्स एम्युनिशन हो सकते हैं कंपनीज में नहीं लगाएंगे, इज इट फाइन? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ESG इन्वेस्टिंग, तो उसको लेकर ना ये लोग सेपरेटली डिस्कस नहीं किया, बट विद इन एलओएस जो है टच अपॉन किया हुआ है। तो सर बचा क्या क्या? TTLL, ये दो बचा, ये 4 बचा हुआ है। तो एक बार देखते हैं। डिस्कस टैक्स कंसिडरेशंस इन एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। चीज समझ में आया कि सर टैक्स कांस्टेंट्स है, तो सर कैसे अपने एसेट एलोकेशन करेंगे एंड हाउ वी विल डू रीबैलेंसिंग। बचा और कौन सा? एक और टी बचा हुआ है, टाइम होराइजन। डिस्कस टाइम होराइजन एज कांस्टेंट ऑन एसेट एलोकेशन। और क्या बचा? लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी नीड्स। और क्या बचा? लीगल इज नथिंग बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इज इट फाइन? लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक और एक्स्ट्रा कांस्टेंट है, दैट इज एसेट साइज, दैट इज एसेट साइज। तो 2 एलओएस आपका हो गया। चीज समझ में आ रहा है? मतलब जब तुम ये चैप्टर करने बैठ रहा है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सर TTLLU आ जाना चाहिए, और मन में आना चाहिए सर यूनिकनेस तो इन एलओएस के अंदर में कहीं ना कहीं टच अपॉन किया हुआ है। तो बचा क्या क्या है? TTLLU, सॉरी यू तो हटा देते, TTLL प्लस एक और एक्स्ट्रा क्या आ गया? A एसेट साइज, इज इट फाइन? ATTLL या TTLLA, कुछ भी बोल लो आप, इज इट फाइन? चीज समझ में? उससे सर क्या होगा, ये दोनों एलओएस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे अपने क्या बात करेंगे? फर्स्ट वाले एलओएस के अंदर में अपने बात करेंगे सर क्लाइंट का, ये एसेट ओनर का एसेट साइज, लिक्विडिटी, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टाइम होराइजन। चीज समझ में आ रहा है? कैसे सर कॉन्स्टेंट डालेगा ऑन द एसेट एलोकेशन, सर कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में लगाना चाहिए। ऑल दिस विल बी व्हाट वी हैव टू फैक्टर इन। नेक्स्ट इज सर टैक्स कंसिडरेशंस। टैक्स कंसिडरेशंस, सर क्लाइंट टैक्स एग्जेम्प्ट है हायर टैक्स ब्रैकेट में, उसके हिसाब से वी विल चूज द एसेट एलोकेशन, उसके हिसाब से वी विल डू द री
बैलेंसिंग। सर एक बार ये कांस्टेंट समझ में आ गया तो सर उसके हिसाब से वी कैन रिवाइज आवर एसेट एलोकेशन, SAA को रिवाइज कर सकते हैं गिवन द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कांस्टेंट्स। इज इट फाइन? डिस्कस द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म शिफ्ट्स इन एसेट एलोकेशन। सर जो SAA होता है वो तो लॉन्ग टर्म होता है, सर शॉर्ट टर्म क्या होता है? TAA, इज इट फाइन? इट कैन बी स्ट्रेटेजिक और इट कैन बी डायनेमिक, ठीक है। तो सर यहाँ पे आप डिस्कस करोगे यूज ऑफ शॉर्ट टर्म शिफ्ट मतलब TAA को लेके। लास्ट है कि सर बिहेवियरल बायसेस तो आएगा ही। बिहेवियरल बायसेस याद है? अगेन कहाँ पे था? लेवल 1 के अंदर में बिहेवियरल बायसेस, इल्यूशन ऑफ कंट्रोल, मेंटल अकाउंटिंग, framing bias, representative bias, all those will be discussed because that will happen in the real life, right? तो ये सब सारा चीज यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। सर वैसे तो चैप्टर देख के छोटा लग रहा है, यस है, बट अंदर में ना कंटेंट काफी कुछ है, तो वो सब सारा चीज डिस्कस करने में टाइम लगेगा, बट यस इट इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू अदर टू रीडिंग्स जो दोनों चैप्टर अपने किए हैं। परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो फर्स्ट 2 LOS है इट विल बी ऑन TTLLA, फिर है SAA का रिवीजन, फिर है TAA और लास्ट में क्या? बिहेवियरल बायसेस। परफेक्ट, ओके। एक काम करते हैं, उसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर ही लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 TTLLA, ये ए आपके लिए नया है तो मैं एसेट साइज लिख दे रहा हूं इसको खोल के, और यहां पे लिख लो कि भाई ये जो चीज है दिस इज LOS नंबर A, टैक्स दिस इज LOS नंबर B। ये अपने फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर डिस्कस कर लेंगे। पार्ट नंबर 2 LOS नंबर C, SAA revisions। पार्ट नंबर 3 LOS नंबर D, TAA tactical asset allocation। और पार्ट नंबर 4 LOS नंबर E, बिहेवियरल बायसेस। ठीक है, तो आपको एक रोड मैप मिल गया कि क्या क्या चीज अपने डिस्कस करने वाले हैं, और रिवीजन भी जब आप करोगे तो आपके पास एक सामने समरी बना हुआ रहेगा। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट नंबर 1, कौन सा? TTLLA। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 के अंदर में LOS नंबर A क्या लिखा है? डिस्कस एसेट साइज, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, टाइम होराइजन एंड रेगुलेटरी और अदर कंसिडरेशन एज कॉन्स्टेंट्स ऑन एसेट एलोकेशन। बोल रहा है कि सर जो एसेट साइज है, जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो टाइम होराइजन है, वो कैसे कॉन्स्ट्रेंट की तरह एक्ट करता है एसेट एलोकेशन। मतलब क्या हुआ सर? हाउ एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर वी विल डू एसेट एलोकेशन बाय टेकिंग ऑल दोस कॉन्स्टेंट्स ऑफ द क्लाइंट। एंड व्हाट आर दोस कॉन्स्टेंट्स? TTLLA। इज इट फाइन? तो सर यहाँ पे जो टैक्स वाला चीज है उसको अपने बाद में डिस्कस करेंगे LOS नंबर B में, बाकी चीज अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कांस्टेंट क्या है? एसेट साइज। ठीक से सुनना, लिखवा दूंगा। हाँ, एसेट साइज का मतलब क्या हुआ सर? जो एसेट ओनर है ना, एसेट ओनर, फॉर एग्जांपल यू आर अ क्लाइंट, आपके पास कितना पैसा है मैनेज करवाने के लिए। अब सर ये जो पैसा है वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। सर व्हाट डू वी मीन बाय छोटा पैसा एंड व्हाट डू वी मीन बाय बड़ा पैसा? छोटा पैसा तुम सोच सकते हैं मिलियंस के टर्म्स में, बड़ा पैसा सोच सकता है बिलियंस के टर्म्स में। चीज समझ में आ रहा है? छोटा पैसा मिलियंस के टर्म्स में सोच सकते हैं, बड़ा पैसा बिलियंस के टर्म्स में सोच सकता है। तो सोचो अगर आपके पास एसेट साइज स्मॉल है, एसेट साइज स्मॉल है, तो सर उससे इशू क्या होगा? व्हाट विल बी द इशू? मतलब आपके पास कम पैसा है सर लगाने के लिए, तो सर सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे ये होने वाला है कि देयर विल बी सर्टेन एसेट क्लासेस वेयर एज अ इन्वेस्टर आई विल नॉट बी एबल टू अचीव द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट। चीज समझ में आ रहा है कि सर जो उस एसेट क्लास में मिनिमम पैसा डालना है ना, वो हो सकता है मेरे पास है नहीं लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटी, फॉर एग्जांपल हेज फंड, वेयर देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूएस यू शुड हैव एटलीस्ट $5 million टू इन्वेस्ट। सर मेरे पास 3 मिलियन है, तो आप वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको अचीव नहीं कर पाओगे, उसको अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना पैसा कोई और, या सर
से ऑल टाइम में नहीं लगा पाओगे, यू मे नॉट बी एबल टू एंजॉय द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। अगेन बेसिक्स ऑफ लेवल 1। तो सर पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि सर आई मे नॉट बी एबल टू फुलफिल द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ दैट एसेट क्लास, एंड दैट एसेट क्लास कैन बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ऑल टाइम। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सर क्लाइंट छोटा है, पैसा कम है, तो सर आई मे लैक द रिसोर्सेस, आई मे लैक द गवर्नेंस रिसोर्सेस, आई में लैक द एक्सपर्टाइज। सर हो सकता है ब्रेन नहीं है, हो सकता है सर नॉलेज नहीं है उस पैसा को लगाने के लिए, हो सकता है स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है उस पैसा को लगाने के लिए, या गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी कम है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है कंपनी के अंदर में कि उस पैसा को लगा पाए, उस पैसा को लगा पाए। यहाँ पे तुम सिर्फ इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, यू कैन थिंक फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो कि सर इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स वगैरह के अंदर के पास अगर पैसा कम है, एसेट साइज अगर कम है, तो सर ऑब्वियसली दे मे नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज, दे मे नॉट हैव the governance resources in terms of the risk management and in terms of putting that money into the various asset classes. Internal controls are also weak. चीज समझ में आ रहा है? तो सर उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि सर आप डाइवर्सिफिकेशन एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो क्या सर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। जिसके पास पैसा कम होता है, क्या वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लासेस के अंदर में पैसा नहीं लगा सकता है? सर लगा सकता है। कैसे? कोमिंगल्ड फंड के थ्रू। अगेन लेवल 1 कोमिंगल्ड फंड, सर फंड ऑफ फंड के थ्रू लगा सकते हो विथ डिस्कशन आफ्टर सम एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट। सर कोई एक्सटर्नल स्पेशलिस्ट से डिस्कस करके उनका राय लेके सर वी कैन इन्वेस्ट वाया फंड ऑफ फंड। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है फंड ऑफ फंड में? अगर कोई बच्चे को याद है तो डबल लेयर्ड फीस लगता है। सर कोई बात नहीं, अरे सॉल्यूशन तो है, कम से कम फीस लगता भी है तो क्या हुआ, इससे सर डाइवर्सिफिकेशन एंजॉय तो कर पाएंगे। चीज समझ में आ रहा है? सर अगर एसेट साइज स्मॉल है तो क्या करेंगे? तो सर एसेट साइज स्मॉल है तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप एफओएफ फंड ऑफ फंड में लगा सकते हो। सर व्हाट इफ अगर एसेट साइज बड़ा है तो, इफ एसेट साइज इज बिग, बड़ा है तो सर जो प्रॉब्लम है इन केस ऑफ स्मॉल एसेट साइज वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक कर लेगा। एक मेरे को इससे याद आता है टाइगर श्रॉफ का एक डायलॉग था ना, कौन सा मूवी में, आई थिंक बागी 2 और समथिंग, कि जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। हाँ, जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। मतलब सर जो एसेट साइज स्मॉल का इश्यूज है उसको कौन ठीक करता है? एसेट साइज बिग। सर वहां पे क्या डिस्कस किए, क्या प्रॉब्लम है? एक सबसे पहला था सर मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम थ्रेशोल्ड आप अचीव नहीं कर पाओगे, बट अगर आपके पास एसेट साइज बड़ा है, मतलब पैसा ज्यादा है, तो सर वो तो अचीव कर लेंगे, वो तो अचीव कर लेंगे। सेकेंड सर फायदा क्या है? सर अगर पैसा ज्यादा है तो हो सकता है टीम ज्यादा है, टीम का साइज बड़ा है। चीज समझ में आ रहा है कि सर पेंशन फंड वगैरह के पास अगर पैसा ज्यादा है तो दे हैव अ सफिशिएंट टीम साइज, एक्सपर्टाइज, दे मे हैव द एडिक्वेट रिक्वायर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो वो वाला चीज तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। प्लस सर अगर पेंशन फंड के बारे में बात करें, दे कैन एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि सर अगर पैसा ज्यादा है, जिस पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाता है ना, वो पोर्टफोलियो मैनेजर रेडी हो जाता है नेगोशिएट करने के लिए फीस। चीज समझ में आ रहा है? सर ऑब्वियसली सर पैसा ज्यादा है तो पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करेगा टू मैनेज। तो सर पोर्टफोलियो मैनेजर भी तो समझ रहा है कि बड़ा पार्टी है, तो सर फीस को क्या कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। अल्टीमेटली ये सब सारा जो एक्सपेंडिचर लगता है, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करने का एडमिन खर्चा एंड एवरीथिंग, दैट विल बी पास्ड ऑन टू द पार्टिसिपेंट्स एज ए एम्प्लॉय। सर मेरा ही तो ये एक्चुअली खर्चा होगा, राइट? तो अल्टीमेटली द कॉस्ट पर पार्टिसिपेंट विल व्हाट, फॉल। चीज को समझो सर, जैसे जैसे एसेट साइज बड़ा होते जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर पार्टिसिपेंट क्या होगा, कम होगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू बेटर नेगोशिएट द फी स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो सर ये तो चीज क्या लग रहा है, फायदा लग रहा है। प्लस डाइवर्सिफिकेशन एंजॉय कर पाएंगे। इतना पैसा है सर, अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाएंगे तो सर अपने डाइवर्सिफिकेशन एंजॉय कर पाएंगे। बट क्या सर इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ठीक से सुनिएगा। सर फंड इतना बड़ा है ना, मतलब पैसा जो है इस एसेट ओनर के पास इतना बड़ा है कि अगर वो कोई एक फंड को देता है, कोई एक फंड को चूज करता है, फॉर एग्जांपल पेंशन फंड हैज चूज्ड सम स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड को चूज किया है। सर कितना पैसा इस पेंशन फंड के पास, मान लीजिए $100 मिलियन है, $100 मिलियन, और सर वो स्मॉल कैप फंड को देता है मैनेज करने के लिए। बट स्मॉल कैप फंड का सर उतना क्या बोले रेपुटेशन नहीं है, इनफैक्ट रेपुटेशन है बट इतना साइज नहीं है उसके पास जहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर पाए। चीज समझ में आ रहा है कि सर आप मेरे को पैसा दियो, ठीक है, आप मेरे को पैसा दियो और इतना पैसा दियो कि सर मेरे पास कोई एक एसेट क्लास नहीं लग रहा जहां पे मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाऊं। तो सर क्या हुआ कि पेंशन फंड 100 मिलियन लेके गया एक स्मॉल कैप मैनेजर के पास और बोला कि आप इस
फंड को आप इन्वेस्ट करिए थ्रू योर फंड। वो बोला यार जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना दैट इज इटसेल्फ $10 मिलियन, कितना $10 मिलियन, और वो जो पेंशन फंड है वो कितना लाया है $100 मिलियन, तो 10x लेके आ गया। चीज समझ में आ रहा है? तो सर अगर वो इतना फंड स्मॉल कैप स्टॉक में लगाएगा तो सर प्रॉब्लम क्या होगा? द प्रॉब्लम विल बी इम्पैक्ट कॉस्ट। द प्रॉब्लम विल बी इम्पैक्ट कॉस्ट ऑब्वियसली कि सर डिमांड इतना ज्यादा और सप्लाई उतना है नहीं, मतलब सर स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम कि सर स्केल अप नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा फंड उस एसेट क्लास को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसके वजह से प्राइस विल व्हाट गो अप, प्राइस विल गो अप, मतलब सर इम्पैक्ट कॉस्ट लगेगा और दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है। आप एक फंड मैनेजर को क्यों दे रहे हो? आप एक काम करिए ना, 10 फंड मैनेजर को एलोकेट कर दीजिए, 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन करके। चीज समझ में आ रहा है? तो सर इस तरीके से आपका पैसा जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में लग जाएगा। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम विल बी कि सर वो जो फंड मैनेजर है उसको चूज करना पड़ेगा, मतलब सर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा फंड का। वी हैव टू कंडक्ट व्हाट? ड्यू डिलिजेंस, प्लस वी हैव टू इनकर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग दोस फंड्स। सर उस फंड्स को मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा, पहले तो ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा हायर करने के लिए, टॉप नॉच फंड को चूज करेंगे, प्लस सर एडमिन का भी तो खर्चा लगेगा वो सब फंड मैनेजर को मॉनिटर करने के लिए। तो सर इससे प्रॉब्लम क्या होगा? फायदा तो हुआ कि सर आप पैसा तो डाइवर्सिफाई कर दिए, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि सर आपका मॉनिटरिंग का खर्चा प्लस आपका फंड सिलेक्शन का खर्चा, ड्यू डिलिजेंस वगैरह का खर्चा लग जाएगा। तो सर इसके वजह से जो बड़े बड़े फंड होते हैं वो लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं? दे स्टार्ट पुटिंग देयर मनी इनटू दी बेसिकली पैसिव इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडेक्स वगैरह में लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर इंडेक्स में तो उतना खपत है ना वो उतना पैसा लेने का, तो दे स्टार्ट डूइंग दी पैसिव सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली एक्टिव इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा कमा सकते हो, बट ऑब्वियसली दैट रिटर्न नीड्स टू बी सीन ऑन दी पोस्ट टैक्स एंड दी पोस्ट एक्सपेंस बेसिस। नेट पे ही देखना चाहिए, बट सर एक्सपेंसेस वगैरह इतना हाई हो जाता है मॉनिटरिंग का चाहे एडमिन कॉस्ट, सो दे बेटर पुटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी इनटू दी पैसिव सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इज इट फाइन? एसेट साइज, तो सर एसेट साइज स्मॉल और एसेट साइज लार्ज, ऑल दीज आर एक्चुअली व्हाट? कॉन्स्ट्रेंट्स। अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स है इसी को ही अपने को कंसिडर करके एसेट एलोकेशन चूज करना पड़ेगा। सर क्रक्स बताइए ना, देखो क्रक्स तो यही है कि एसेट साइज अगर स्मॉल है तो क्या सर उसके लिए अपने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लासेस में लगा सकते हैं? नो, लगाना प्रॉब्लम है। चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि सर उतना पैसा ही नहीं है, मतलब सर मिनिमम थ्रेशोल्ड वाला चीज, प्लस ना ही एक्सपर्टाइज है, ना ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ना ही रिसोर्सेज है, टीम नहीं है, तो सर कैसे लगेगा? वेरस बड़ा एसेट साइज के अंदर में प्रॉब्लम क्या है सर? स्केलेबिलिटी को लेके, कि सर पैसा इतना ज्यादा है कि उस एसेट क्लास का औकात नहीं है कि वो उस उतना पैसा को एब्जॉर्ब कर पाएगा। चीज समझ में आ रहा है? तो सर उसके वजह से अपने क्या करेंगे, अलग अलग फंड मैनेजर को चूज करेंगे, टॉप नॉच फंड मैनेजर को चूज करेंगे, बट प्रॉब्लम विल बी सर ड्यू डिलिजेंस का कॉस्ट, मॉनिटरिंग का खर्चा वगैरह लगेगा। तो सर इससे बेटर है ये लोग क्या पैसिव इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। परफेक्ट, चलिए तो अपने क्या करें, एक एक कॉन्स्टेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको नोट करवा दूंगा। वैसे लोग प्रॉपरली लिखा है स्क्वाइजर के अंदर में लिखा है, बट अपने लैंग्वेज के अंदर में थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर में लिख लेंगे, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू ऑल्सो टू हैव एन आइडिया बाद में रिविजन के टाइम पे। एग्जाम्पल नंबर 1, एसेट साइज कॉन्स्टेंट्स इन एसेट एलोकेशन। डिस्क्राइब, एग्जाम्पल 1 है ना, या एग्जाम्पल नंबर 1, describe asset size constraints that AROM D might encounter in implementing this asset allocation। बोला क्या asset allocation के टाइम पे क्या constraint वो face कर सकता है। discuss possible means to address them, कैसे उसका solution निकलेगा जो आपने discuss कर लिया। given the asset size of the fund, formulate a set of questions regarding the feasibility of this recommendation that you would like staff to address at the next investment committee meeting। जब अपने बोलते हैं ना सर, अगर आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट कमिटी कहाँ पे डिस्कस की है, फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर में, इफ यू रिमेंबर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि सर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कमिटी होता है लेवल 1 पे, लेवल 2 पे होता है आपका इंटरनल स्टाफ, लेवल 3 पे क्या होता है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, इन्वेस्टमेंट कमिटी, इंटरनल स्टाफ, उसके बाद क्या एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स। अरे वो सब है, अगर वो सब है तो ऑब्वियसली यू हैव एन एक्सपर्टाइज, नहीं है तो ऑब्वियसली यू शुड लिमिट योरसेल्फ। The new president of the university has stated that he feels the current policy is overly restrictive
and he would like to see a more diversified program that takes advantage of the types of investment strategies used by large endowment program. बोला सर हो सकता है अभी तक ये लोग थोड़ा बहुत मतलब मे बी 3-4 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, बट ही want to see more what diversified program. Choosing from among the following asset classes, propose a set of asset classes to be considered in the revised asset allocation. बोल रहा है इसमें से आपको revised asset allocation choose करना पड़ेगा and you need to justify. तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? Cash equivalents and money market, short term, large cap, developed market equity, short term, developed market equity, emerging market equity, developed market sovereign bonds, investment grade bonds, IG, non IG, private real estate equity, hedge fund, प्राइवेट डेट, प्राइवेट इक्विटी. ये सब चीज के अंदर में कौन सा आपको लिक्विडिटी कम लग रहा है? किस किस के अंदर में लिक्विडिटी कम लग रहा है? प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, हेज फंड, प्राइवेट रियल एस्टेट इक्विटी, नॉन आईजी बॉन्ड्स के अंदर में भी लिक्विडिटी कम रहेगा. इमर्जिंग मार्केट इक्विटी के अंदर में भी थोड़ा कम रहेगा एज कंपेयर टू डेवलप्ड. बाकी तो लिक्विड है. ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. RMD is recently retired President of Alpha Beverage, a producer and distributor of energy drinks throughout Southeast Asia. बोल रहा अभी रिटायर किया. Upon retiring, the company provided a lump sum retirement payment of Thai baht कितना 880 million. बोला सर उसको lump sum retirement payment मिला क्या? 880 million Thai baht, equivalent to 20 million euro, which was rolled over to a tax deferred इंडिविजुअल रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान. सर इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है देखो एसेट लोकेशन, अपने पढ़ेंगे ये वाला चीज, और एक होता है एसेट क्लास. एसेट लोकेशन सर आप कहाँ पे पार्क करके रखो एक बार पैसा. बोला सर वो जो पार्क किया ना पैसा वो कहाँ पे किया? टैक्स डिफर्ड इंडिविजुअल रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान. एक होता है टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है. एक होता है टैक्सेबल अकाउंट जहाँ पे आपको इमीडिएटली टैक्स पे करना है. एक होता है टैक्स डिफर्ड अकाउंट, बाद में टैक्स डिफर्ड. तो ये पैसा कहाँ पे सेव करके रखा अपना जो इसको रिटायरमेंट में मिला? टैक्स डिफर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान. सो दिस इज टैक्स लोकेशन. ठीक है, एसेट लोकेशन हो गया बेसिकली, ये एसेट क्लास नहीं है ये. असाइड फ्रॉम दिस एसेट्स, इस एसेट्स को छोड़ के RMD ओन्स कॉमन स्टॉक वर्थ अबाउट थाई बाट 70 मिलियन. ओके, बोला सर ये 880 तो मिला ही है उसको, उसके साथ क्या मिला सर? कंपनी का उसको स्टॉक भी मिला कितना? 70 मिलियन का. The stock is infrequently traded. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि सर there is a liquidity risk. There is a liquidity risk. मतलब सर liquidity risk है तो उसके बदले क्या चाहिए? Liquidity premium चाहिए. He has consulted with an investment advisor and they are reviewing the following asset allocation proposal. क्या क्या allocation proposal दिया उसको देखते हैं. आपने सोचा ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजर है सर, क्लाइंट आया हुआ अपने पास, मतलब ये जो पर्सन है ना, एंड क्या नाम है इसका? RMD, हाँ. तो वो अपने पास आया और उसको अपने ये एसेट एलोकेशन प्रपोज कर रहे हैं. ग्लोबल इक्विटी में 40%, ग्लोबल हाई यील्ड बॉन्ड 15%, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट बॉन्ड 30, हेज फंड 10, प्राइवेट इक्विटी 5. अगेन कौन सा ज्यादा लिक्विड है सर? ग्लोबल इक्विटी लिक्विड है, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट बॉन्ड लिक्विड है, मतलब 40 + 30 70% लिक्विड है. और ग्लोबल हाई यील्ड बॉन्ड, हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी क्या? 30% इज योर लेस लिक्विड. सॉल्यूशन. अच्छा आपने को बोला क्या था? हाँ, चूज अमंग द फॉलोइंग एसेट क्लासेस. रुकिए, सबसे पहला सर ये अमाउंट किस में है? मिलियन के अंदर में. ये ध्यान रखना आपको, किस में सर? मिलियन में. तो सर ये जो 880 मिलियन इन्वेस्ट करेगा ना, 880 मिलियन जो है सर वो जो ये एसेट क्लासेस के अंदर में इन्वेस्ट करेगा, तो सर अभी अपने बात किए कि सर एसेट साइज अगर स्मॉल है तो दो प्रॉब्लम है. क्या क्या सर हो सकता है? वो सबसे पहला सर हेज फंड जो है 10% ऑफ 20 मिलियन. हेज फंड 10% 20 मिलियन का क्या? 2 मिलियन यूरो. सर प्राइवेट इक्विटी 5% ऑफ 20 मिलियन कितना होगा? 1 मिलियन यूरो. हो सकता है सर प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड का जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना वही मीट नहीं कर पाएगा. अभी अपने बात किया सर अगर एसेट साइज स्मॉल है, एज अ एसेट ओनर यू मे नॉट बी एबल टू मीट द मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट. सेकंड सर व्हाट अबाउट द एक्सपर्टाइज, व्हाट अबाउट द governance structure. Sir, if the asset size is small, there will be a lack of expertise in the governance structure. Because of this two problem, they may not be able to invest. But sir, अगर वो लोग domestic intermediate bond और global equities में लगाएगा, obviously they may enjoy what? Diversification. But sir,
अगर ये लोग हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, हाई यील्ड बॉन्ड में नहीं लगा पाता है तो क्या सर ये लोग के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? बिल्कुल है। कैसे लगा सकता है? फंड ऑफ फंड के थ्रू। इज इट फाइन? परफेक्ट। एक बार रीड करते हैं। विथ अ थाई बाट 88 मिलियन विच इज 2 मिलियन एलोकेशन टू हेज फंड एंड थाई बाट 44 1 मिलियन। अच्छा 2 मिलियन अपने बात किए थे हेज फंड में एंड 1 मिलियन किसमें? प्राइवेट इक्विटी फंड में। एरोमडी में इनकाउंटर रेस्ट्रिक्शंस ऑन हिज एलिजिबिलिटी to invest in the private investment vehicles typically used for hedge fund and private equity। तो पहला कंस्टेंट को बोल दिया कि सर आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट है हो सकता है आप वो मीट ना कर पाओ। To the extent he is eligible to invest in hedge fund and or private equity fund, a fund of fund or similar commingled arrangement would be essential to achieve an appropriate level of diversification. Additionally, it is essential that he and his advisor develop the necessary level of expertise to invest in this asset classes। चीज समझ में आया कि सर उसको भी और उसके जो मैनेजर होगा दोनों में क्या सर एक्सपर्टाइज लेवल का नॉलेज होना चाहिए बिफोर यू प्लान टू इन्वेस्ट इन दिस एसेट क्लासेस। टू अचीव अ प्रूडेंट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन द एलोकेशन टू ग्लोबल हाई यील्ड बॉन्ड वुड मोस्ट लाइकली नीड टू बी अकम्प्लिश्ड वाया commingled investment vehicle। Is it fine? So sir they can invest via the commingled vehicle or fund of fund। Next question number 2, the CAF 40 billion गवर्नमेंट पेट्रोलियम फंड। एक सेकंड, बिलियन वर्ड यूज किया तो सर एसेट साइज क्या होगा? बड़ा। the CAF $40 billion government petroleum fund of कैफलांडिया is overseen by a 9-member investment committee। क्या फील दे रहा है यहाँ पे? कौन सा टाइप का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? सोवरेन वेल्थ फंड। गवर्नमेंट पेट्रोलियम फंड सर, सोवरेन वेल्थ फंड सर जो फंड कलेक्ट करके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेगा। ऑफ कैफलांडिया इज ओवरसीन बाय अ 9-member इन्वेस्टमेंट कमिटी। तो देखो यहाँ पे क्या फील आ रहा है सर, कंपनी के पास रिसोर्सेज है कि नहीं? बिल्कुल है। 9 मेंबर है इन्वेस्टमेंट कमिटी के अंदर में, टीम मेंबर है। द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO हैज अ स्टाफ विद सेक्टर हेड्स in global equity, global bond, real estate, hedge fund and derivative। With respect to the different asset classes, they also have what? Sector heads। मतलब they are not lacking the resources, they are not lacking the expertise। The majority of the assets are managed by outside investment manager। They take the help of the external consultants also, external manager। In fact, the majority of the assets are managed by them only। The investment committee of which you are a member approves the asset allocation policy and makes manager selection decisions। Staff has recommended an increase in the private equity allocation from its current 0% to 15%। बोल रहा सर वन ऑफ द स्टाफ ने क्या किया, रिकमेंडेशन किया कि आप जो प्राइवेट इक्विटी एलोकेशन में अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे उसको कहां से कहां इंक्रीज करो, 0 से 15% प्राइवेट इक्विटी के अंदर में। इज इट फाइन? टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 12 to 36 months। बोला सर इमीडिएटली नहीं होगा बट क्या टाइम लगेगा, मतलब इट विल टेक 1 to 3 years फ्रॉम गोइंग 0 to 15% into the private equity। The head of global equities will oversee the implementation of the private equity allocation। बोला सर जो हेड है ना ग्लोबल इक्विटी का वही देखेगा प्राइवेट इक्विटी का एलोकेशन भी। तो सर अपने को क्वेश्चन क्या करना है? सर अपने को सबसे पहला क्वेश्चन है, याद करने का ट्राई करो कि सर इफ द एसेट साइज इज बिग, इफ द एसेट साइज इज लार्ज, तो क्या सर ये लोग के पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज है तो सही, यहाँ पे दिख रहा है, चीज समझ में आ रहा है तो सही। बट सर प्रॉब्लम क्या होगा इसके अंदर में कि एक ही ग्लोबल इक्विटी हेड है, वो ये भी संभालेगा, मतलब ग्लोबल इक्विटी भी संभालेगा एंड प्राइवेट इक्विटी एलोकेशन भी संभालेगा एंड 15% लगेगा पैसा, 15% लगेगा तो सर फिर ग्लोबल इक्विटी वाले के पास टाइम भी तो होना चाहिए। द हेड ऑफ ग्लोबल इक्विटी मस्ट हैव सफिशिएंट टाइम, उसके पास कोई स्टाफ तो होना चाहिए टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। वो खुद तो सर इतना कुछ मैनेज कर नहीं पाएगा। Is it fine? Also sir, if the fund size is large, whether the private equity will be able to absorb so much of fund? सर 40 बिलियन का 15% अराउंड 6 बिलियन एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर अगर नहीं कर पाएगा तो सर अपने को अलग अलग प्राइवेट इक्विटी फंड चूज करना पड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी फंड टॉप 3-4 प्राइवेट इक्विटी फंड चूज कर लेंगे। इज इट फाइन? सर 40 बिलियन अगर मान लीजिए अपने 5 फंड चूज करते हैं तो 40/5 कितना? एक फंड के पास 8 बिलियन होगा मैनेज करने के लिए। बट सर वो जो फंड को चूज करेंगे उसका सर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। किसको? यहाँ पे ये जो पेट्रोलियम फंड है उसको, प्लस मॉनिटर करना पड़ेगा। तो सर इससे क्या बेटर है वो लोग क्या कर ले, पैसिव मैनेज करवा ले पैसा। इज इट फाइन? मतलब दे कैन डू व्हाट, पैसिव मैनेजमेंट।
क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोला। Questions regarding the feasibility of the recommendation include the following. बोला feasible है कि नहीं. How many private equity fund do you expect to invest to achieve 15% allocation to private equity? समझ में आ रहा है? बोला सर 40, अच्छा 40 बिलियन तो टोटल था ना उसका, 40 बिलियन का 15%, 6 बिलियन, 6 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल 6 फंड के अंदर में. आई थिंक मैंने 40 डिवाइडेड बाई 5 बोल दिया था. 40 डिवाइड बाई 5 नहीं होगा, इट शुड बी 40 का 15%, क्योंकि सर 40 तो टोटल है ना, उसमें 15% अपने एलोकेट कर रहे हैं. इज इट फाइन? तो 40 का 15% कितना हो गया? 6 बिलियन. तो सर 6 बिलियन अगर एक फंड में हिम्मत नहीं है एलोकेट करने का, चूज करने का, तो सर 6 प्राइवेट इक्विटी फंड्स में लगाएंगे. तो सर उसके अंदर में भी मॉनिटरिंग कॉस्ट वगैरह लगेगा. हाउ मेनी प्राइवेट इक्विटी फंड डू यू एक्सपेक्ट टू अचीव द 15% एलोकेशन टू प्राइवेट इक्विटी? कितना फंड्स चाहिए? व्हाट इज द एंटीसिपेटेड एवरेज एलोकेशन टू ईच फंड? सर कितना ऑन एन एवरेज एलोकेट करेंगे एक एक फंड को? Are there a sufficient number of high quality private equity funds willing to accept an allocation of that size? बोला कि सर क्या हाई क्वालिटी प्राइवेट इक्विटी फंड है जितना आप एलोकेट करना चाह रहे हो, whether they will accept that? What expertise exists at the staff level or the board level to conduct the due diligence on the private equity investment fund? What resources does the staff have to oversee the increased allocation to private equity? चीज समझ में आया सब? परफेक्ट. कि सर आपके पास टीम मेंबर है कि नहीं, एक्सपर्टाइज है कि नहीं, वो सब जो है 0 से 15 तक लेके जाने का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द कर्नोव यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट हैज $250 million in assets. 250 million है, एसेट साइज इज स्मॉल. द करंट एलोकेशन दिया हुआ है, आउट ऑफ 250 65% हैज बीन एलोकेटेड टू ग्लोबल लार्ज कैप स्टॉक्स, 35% to high quality bond with a duration target of 5 years. The university has adopted a 5% spending policy. बोला सर 5% spend करेगा. University enrollment is stable and expected to remain so. बोला सर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खर्चा के लिए एंडाउमेंट पे तो डिपेंड करता ही है, ठीक है. प्लस वो लोग को रेवेन्यू कहाँ से आता है? सर जो इनरोलमेंट्स वगैरह होता है. बोला सर जो इनरोलमेंट्स है ना वो एक्सपेक्टेड है स्टेबल रहने वाला है, ठीक है. A capital spending initiative of $100 million for new science building in the next 3 to 7 years is being discussed, but it has not yet been approved. बोला सर there is a plan of capex का of 100 million का सर कुछ न्यू साइंस बिल्डिंग बन रहा है 3 to 7 years के अंदर में, बट वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है. The university has no dedicated investment staff and makes limited use of external resources. Investment recommendations are formulated by the university's treasurer and approved by the investment committee composed entirely of external board members. बोला सर ये जो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस वगैरह होता है ना वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन फॉर्मुलेट करता है रहता है? सर यूनिवर्सिटी का ट्रेजरर. एंड उसको कौन अप्रूव करता है? इन्वेस्टमेंट कमिटी. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको देयर इज अ लैक ऑफ स्टाफ. दिख रहा है सर, एक तो फंड छोटा है, ऑब्वियसली दे विल लैक व्हाट? रिसोर्सेज. दे विल लैक व्हाट? एक्सपर्टाइज. दे मे नॉट बी एबल टू एंजॉय व्हाट? diversification. Plus they need certain minimum required amount of money to meet the eligibility criteria to invest into the alternative asset classes. क्या लिखा है लोग? asset size and limited governance resources. सर limited governance resources का मतलब क्या हुआ कि सर you may not have internal controls in your company, you may not have a risk management policy. Are significant constraints on the investment opportunity set. बोला सर asset size भी कम है, governance structure भी नहीं के बराबर है, क्योंकि देखो एक ही यूनिवर्सिटी का ट्रेजरर है जो फॉर्मुलेट करता है, टीम का है. द एसेट एलोकेशन शुड एम्फसाइज ऑन लार्ज लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. सर क्यों? क्योंकि 100 मिलियन का रिक्वायरमेंट है ना. अरे आउट ऑफ 250 तो 100 मिलियन जाएगा. द एसेट एलोकेशन शुड एम्फसाइज लार्ज एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स सच एज कैश इक्विवेलेंट्स, डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट इक्विटी एंड सोवरेन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स. बोला सर एसेट एलोकेशन सर लिक्विड इन्वेस्टमेंट जैसे कैश, डेवलप्ड मार्केट इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए. सम पोर्शन ऑफ द एसेट्स हाउएवर कुड बी एलोकेटेड टू द कोमिंगल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड. बोला कुछ पैसा, पूरा नहीं, कुछ पैसा उठा के वी विल इन्वेस्ट इनटू द कोमिंगल्ड फंड. Given the university's limited staff resources, it is necessary to ensure that the board member have the level of expertise necessary to select and monitor this complex asset classes. बोला सर अगर स्टाफ है नहीं आपके पास सफिशिएंट, तो कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो
sufficient level of expertise होना चाहिए to monitor this alternative asset classes. Then endowment might also consider engaging in outside expert to advise on investment activities in this asset classes. मतलब you can take about external consultancy also. Is it fine? Perfect. चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको. Asset size. LOS number A. How asset size, liquidity needs, time horizon, and regulatory are constraints on asset allocation. ठीक है, तो सबसे पहला है सर एसेट साइज. तो इसके अंदर में इफ एसेट साइज इज स्मॉल, ब्रैकेट में लिख लो मिलियंस डैश. मैं सोच रहा हूं एक हिंदी में एक लाइन लिखा देता हूं ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हारे लिए इजी हो. क्या होगा अगर एसेट ओनर के पास पैसा कम है? तो पैसा को मैं डॉलर लिख रहा हूं, ठीक है. डॉलर इज लेस. थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया बट तुम समझ जाएगा कि सर क्या होगा अगर एसेट ओनर के पास पैसा कम होगा. तो इशू, पहला इशू ये होगा, दे मे नॉट बी एलिजिबल टू इन्वेस्ट certain asset class which requires minimum amount of investment. जी समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में एग्जाम्पल के तौर में तुम लिख सकता है हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी. सेकंड, दे मे लैक expertise and governance resources. Hence, they may not enjoy diversification. अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम यही होने वाला है. सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? अपनी अपनी बात कर लिए क्या? कोमिंगल फंड मतलब फंड ऑफ फंड. दे कैन इन्वेस्ट वाया commingled fund, fund of fund, with the help of external consultants advice. आज हाथ दर्द हो रहा है लिखने में. ओके, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स एडवाइस. ठीक है, अभी लास्ट लाइन यही पढ़े थे अपने, उसी को चिपका दिया यहाँ पे. नेक्स्ट, सेकंड सिनेरियो, इफ एसेट साइज इज बिग. आई होप आप पिक कर लोगे अब ये वाला लाइन कि क्या होगा अगर एसेट ओनर के पास डॉलर क्या है, के पास डॉलर ज्यादा है. वो पिक कर लेना आप. डॉलर बिलियंस. पहले इशू लिख ले. इशू,
they may lack scalability, that is वो जो स्मॉल कैप वाला एग्जांपल ये था ना, मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में कैसे लिखाऊं. दे मे लैक स्केलेबिलिटी, दैट इज asset class may not be sufficient to absorb the huge fund. ब्रैकेट में लिख सकता है तुम. स्मॉल कैप स्टॉक में इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं है, इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम ही नहीं है कि इतना बड़ा फंड को एब्जॉर्ब कर ले. चीज समझ में आ रहा है भाई? देखो, समझने से मतलब है अल्टीमेटली, अब यही तुम कोर में देखेगा, ये लोग एग्जांपल दिया, स्क्वाइजर में देखेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा क्या लिखा है. बट यहाँ पे अपने अपने लैंग्वेज में चीजों को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में तुमको समझ में आने से मतलब है. चीज समझ में आया? ओके. तो दे में लैक स्केलेबिलिटी. ऑब्वियसली तुम एग्जाम में मत लिख देना भाई ये सब चीज, तुमको ये लिखना है दे में लैक स्केलेबिलिटी, इतना तुम लिखेगा सफिशिएंट है. या लिख सकते हैं एसेट क्लासेस में नॉट बी सफिशिएंट टू एब्जॉर्ब द ह्यूज फंड. स्केलेबिलिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बोलते हैं ना सर की टर्म क्या आना चाहिए आंसर में, स्केलेबिलिटी वर्ड आना चाहिए. परफेक्ट. बाकी तो ये अपने समझने के लिए. एसेट क्लासेस में नॉट बी सफिशिएंट टू एब्जॉर्ब द ह्यूज फंड. स्मॉल कैप में इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है कि इतना बड़ा फंड एब्जॉर्ब कर ले. Otherwise, it will have impact cost. बोलो तुम अगर जबरदस्ती तब भी फंड, मतलब इतना ज्यादा फंड है तब भी करेगा, ठीक है, डिमांड है नहीं, सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है नहीं उतना, तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल हैव व्हाट, इम्पैक्ट कॉस्ट. इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? सर प्राइस हाई और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे मैं लिख रहा हूं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, यहीं पे लिख रहा हूं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन. सर क्या करे, अभी अपने बात किए थे क्वेश्चंस के अंदर में, क्या करे. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन. वन कैन हायर से 3-4 fund managers and allocate the fund. allocate कर लो 3-4 को मिला के, is it fine? But one needs to carry what? बताओ सर भूल गए. अरे तुम इतना जल्दी भूलेगा कैसे चलेगा. वन नीड्स टू कैरी ड्यू डिलिजेंस एंड इनकर मॉनिटरिंग कॉस्ट्स. चीज समझ में आ रहा है. सो लार्ज फंड्स में मूव टू passive investments. जी समझ में आया कि सर इशू भी लिख दिया और उसी के अंदर में उसका सॉल्यूशन भी लिखा. ओके. फायदा क्या है, अच्छा बात क्या है, गुड पार्ट. पहला है एंजॉयज डाइवर्सिफिकेशन. सर अलग अलग जगह पैसा लगा सकते हैं. enjoys
इकोनॉमीज ऑफ स्केल, that is per participant cost decreases in case of pension fund due to fees negotiation. आई होप सब कुछ याद आ गया होगा आपको जो अपने बात की है। सर फंड बढ़ा है, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह को हायर करेंगे तो अपने जो है फीस वगैरह नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो एसेट साइज बढ़ा है ना उसके अंदर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, दोनों है, गलती नहीं होना चाहिए। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब? इम्पैक्ट कॉस्ट। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि सर कॉस्ट एफिशिएंट है। क्या है? कॉस्ट एफिशिएंट। परफेक्ट। तो ये जब आप करोगे ऑब्वियसली एक बार आप इसको से रीड करके यू कैन डू कोर का एग्जांपल नंबर 1। कोर एग्जांपल नंबर 1 मेरा नोट्स पढ़ के एक बार ऑब्वियसली आपको उसको ऐसे रीड करना है सो दैट आपको सब कुछ समझ में आए। उसके बाद यू कैन डू दी एग्जांपल नंबर 1।